हेलो फ्रेंड्स, न्यू सक्षम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब ब्लड के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्टली हम देखेंगे कि ब्लड की जो स्टडी है उस ब्लड की स्टडी को क्या बोलते हैं। स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाता है वो हम देखेंगे। स्टडी ऑफ ब्लड, स्टडी ऑफ जो ब्लड है उसको हम बोलते हैं हेमेटोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड जो है उसे हम बोलते हैं हेमेटोलॉजी। अब हम देखेंगे कि आखिरकार ब्लड होता क्या है। आप लोगों को सबको पता है कि बॉडी के अंदर ब्लड है, लेकिन है क्या चीज़ ब्लड? तो ब्लड जो है, ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है? एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। मीन्स ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। इसका मतलब क्या है? ब्लड किस फॉर्म में पाया जा रहा है? लिक्विड फॉर्म में पाया जा रहा है, तरल फॉर्म में पाया जा रहा है। साथ ही क्या वर्क कर रहा है? कनेक्टिव टिश्यू का वर्क कर रहा है। हमें पता है कनेक्टिव टिश्यू क्या वर्क करता है? किसी भी दो ऑर्गन्स को, दो सेल्स को, दो टिश्यू को कनेक्ट करने का वर्क करता है। उसी टाइप से ब्लड भी क्या करेगा? लिक्विड फॉर्म में पाया जाएगा और ये बॉडी के किन्हीं भी दो पार्ट्स को कनेक्ट करने का वर्क करेगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट के अंदर हम लेते हैं कि ब्लड जो है, ब्लड के अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट के रूप में, ब्लड में रेस्पिरेटरी पिगमेंट के रूप में, श्वसन वर्णक के रूप में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। जो हमारा ब्लड है उसके अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट मतलब श्वसन वर्णक के रूप में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब देखो, हम देखेंगे कि हीमोग्लोबिन वर्क क्या करेगा। तो मैंने क्या बताया? हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर किस फॉर्म में पाया जा रहा है? श्वसन वर्णक के रूप में। तो हमें पता है जो श्वसन की प्रोसेस होती है, जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, उसके अंदर हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को निकालते हैं। वही वर्क यहाँ पे कौन करेगा? ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन करेगा। हीमोग्लोबिन अपने से क्या कर लेता है? ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है। हीमोग्लोबिन अपने से ऑक्सीजन को बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है। हीमोग्लोबिन अपने से ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कर लेता है। और बॉडी के अंदर जहाँ भी जिन भी टिश्यू ऑर्गन्स को ऑक्सीजन की नीड होती है वहाँ पे ये ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। तो ब्लड के अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट के रूप में क्या पाया जा रहा है? हीमोग्लोबिन पाया जा रहा है। अब हम देखेंगे ब्लड का पीएच कितना है। ब्लड का पीएच कितना है? ठीक है, ये क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एग्जाम में सभी में नॉर्मली पूछा जाता है कि ब्लड का पीएच कितना होता है। तो नॉर्मल रूप से हम देखें तो ब्लड का जो पीएच है वो होता है 7.4। अब ब्लड का पीएच 7.4 है, लेकिन ब्लड का नेचर कैसा है? ये अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है, वो हम देखते हैं। तो हमें पता है जिन सब्सटेंस का, जिन पदार्थों का पीएच कितना होता है? 7 होता है। वो तो कैसे होते हैं? उदासीन होते हैं। जिनका पीएच 7 से कम है वो कैसे होते हैं? एसिड नेचर के होते हैं, अम्लीय नेचर के होते हैं। जिनका पीएच 7 से ज़्यादा होता है वो कैसे नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के, क्षारीय नेचर के। तो जिनका पीएच 7 से ज़्यादा है वो कैसे नेचर के होते हैं? क्षारीय नेचर के, बेसिक नेचर के। और मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया? ब्लड का पीएच कितना है? 7.4। मीन्स ये कितना है? 7 से ज़्यादा है, मतलब इसका नेचर कैसा हो गया? बेसिक नेचर का। तो ब्लड किस नेचर का होता है? बेसिक नेचर का। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि एक हेल्दी पर्सन की बॉडी के अंदर टोटल ब्लड का अमाउंट कितना होता है? हेल्दी पर्सन की बॉडी के अंदर ब्लड का अमाउंट कितना होता है? तो एक जो हेल्दी पर्सन है उसकी बॉडी के अंदर ब्लड, उसके बॉडी के टोटल पार्ट का 7 से 8%, उसके बॉडी के टोटल पार्ट का 7 से 8% मीन्स अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर जो ब्लड है वो एक हेल्दी पर्सन के अंदर पाया जाता है। एक हेल्दी पर्सन के अंदर कितना ब्लड पाया जाएगा? उसके बॉडी के टोटल पार्ट का 7 से 8% मीन्स अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर ब्लड पाया जाएगा। अब देखो, अगर हमारी बॉडी के अंदर कहीं पे भी चोट लग जाती है तो ब्लड निकलने लग जाता है, लेकिन ब्लड निकलने के बाद में थोड़ी टाइम के बाद में वो ब्लड क्या हो जाता है? क्लॉट हो जाता है या ब्लड खराब हो जाता है। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि जो ब्लड बैंक्स होते हैं उनके अंदर ब्लड को लॉन्ग टाइम तक स्टोरेज करके रखा जाता है। तो ब्लड बैंक के अंदर ब्लड को कैसे स्टोरेज करके रखा जाता है? देखो फ्रेंड्स, ब्लड बैंक के अंदर ब्लड को -198 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, ब्लड बैंक के अंदर ब्लड को -198 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर
लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर स्टोरेज करके रखा जाता है। जो ब्लड बैंक है वहाँ पे ब्लड को -198 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर स्टोरेज करके रखा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो ब्लड है उसके अंदर जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, 3 टाइप की सेल्स पाई जाती है। तो इन सेल्स को, टोटल ब्लड के अंदर से इन सेल्स को क्या बोला जाता है? तो टोटल ब्लड में से ये जो ब्लड कार्प्यूस्कल्स है इनको बोला जाता है हेमेटोक्रिट, इनको बोला जाता है हेमेटोक्रिट। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे, इतना हमने देख लिया ब्लड की स्टडी को क्या बोलते हैं, ब्लड क्या है, ब्लड का पीएच क्या है, ब्लड के अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट के रूप में क्या पाया जा रहा है। इसके बाद में हम देखेंगे कि आखिरकार ब्लड के अंदर पाया क्या क्या जाता है, मीन्स ब्लड का कंपोजिशन क्या क्या है, ब्लड किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, वो हम अब इसके अंदर देखेंगे। देखो, नॉर्मल रूप से जो ब्लड है उसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। जो ब्लड है उसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। ठीक है, फर्स्ट ब्लड प्लाज्मा, ब्लड को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट क्या है, ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा जो है ये टोटल ब्लड का 55% पार्ट है। ब्लड प्लाज्मा जो है वो टोटल ब्लड का कितना % पार्ट है, 55% पार्ट है। और सेकंड पार्ट है इसका ब्लड कॉर्प्यूस्कल्स, ब्लड कॉर्प्यूस्कल्स। ब्लड कॉर्प्यूस्कल्स जो है ये टोटल ब्लड का 45% पार्ट है। देखो, ब्लड के अंदर 2 पार्ट्स के अंदर ब्लड को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा जो है वो टोटल ब्लड का 55% पार्ट है। सेकंड है ब्लड कार्प्यूस्कल्स, ब्लड कार्प्यूस्कल्स जो है वो टोटल ब्लड का 45% पार्ट है। ठीक है, अब हम इनको एक एक को लेकर स्टडी करेंगे। फर्स्टली हम जो है ब्लड प्लाज्मा की स्टडी करते हैं। देखो, ब्लड प्लाज्मा क्या है, फर्स्टली हम देखते हैं। ब्लड प्लाज्मा जो है एक लिक्विड येलो कलर का सब्सटेंस है, लिक्विड येलो कलर का प्योर सब्सटेंस है, मतलब ये तरल पीले कलर का एक शुद्ध सब्सटेंस है। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा क्या है, लिक्विड येलो कलर का प्योर सब्सटेंस है। अब देखो, ये जो ब्लड प्लाज्मा है इसको भी अगेन 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा को अगेन 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। ब्लड प्लाज्मा के अंदर 90% वाटर पाया जाता है। ब्लड प्लाज्मा के अंदर 90% तो क्या पाया जाता है, वाटर पाया जाता है। और 10% जो है ब्लड प्लाज्मा के अंदर सॉलिड सब्सटेंस पाए जाते हैं, सॉलिड्स पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा को मैंने अगेन 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। इसके अंदर 90% तो क्या पाया जा रहा है, वाटर पाया जा रहा है, एंड 10% क्या पाया जा रहा है, सॉलिड सब्सटेंस पाया जा रहा है। अब सॉलिड सब्सटेंस जो है 10% जो सॉलिड सब्सटेंस मैंने बताया, इसको अगेन 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। सॉलिड सब्सटेंस भी 3 टाइप्स के ब्लड प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। फर्स्ट पाया जाता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस। फर्स्ट तो कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक कार्बनिक पदार्थ होते हैं। दूसरे इनऑर्गेनिक अकार्बनिक, और तीसरे जो है अदर अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। देखो, ब्लड प्लाज्मा जो है उसको मैंने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, जिसके अंदर 90% तो क्या पाया जा रहा है, वाटर पाया जा रहा है, और 10% क्या पाया जा रहा है, सॉलिड सब्सटेंस पाया जा रहा है। अब ये 10% जो सॉलिड सब्सटेंस है इनको अगेन मैं 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रही हूँ, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और अदर, कार्बनिक, अकार्बनिक और अन्य। कार्बनिक जो पदार्थ है उसको अगेन 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। हम देखेंगे कि ये जो कार्बनिक पदार्थ है, इन कार्बनिक पदार्थों के अंदर क्या क्या पाया जाएगा। जो कार्बनिक पदार्थ है, देखो ब्लड प्लाज्मा जो है टोटल ब्लड का 55% पार्ट है, और ये कैसा है, लिक्विड येलो कलर का है। अब ब्लड प्लाज्मा को अगेन 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। इसके अंदर 90% तो क्या पाया जा रहा है, वाटर पाया जा रहा है, और 10% क्या पाया जा रहा है, सॉलिड सब्सटेंस पाया जा रहा है। अब ये जो 10% सॉलिड सब्सटेंस है इनको अगेन 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड अदर। ऑर्गेनिक जो पदार्थ है उनको 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। ऑर्गेनिक के अंदर देखो, इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, एल्बुमिन पाया जाता है, एल्बुमिन पाया जाता है, ग्लोब्यूलिन पाई जाती है, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइबिनोजन पाया जाता है।
फाइबिनोजन। देखो ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसके अंदर क्या क्या पाया जा रहा है, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइबिनोजन। अब जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसमें पाया जाता है Na पॉजिटिव, Mg, आयरन, क्लोरीन, कैल्शियम के पॉजिटिव, ये सब पाए जाते हैं। अदर जो सब्सटेंस है उसके अंदर पाए जाएंगे हार्मोन्स हैं हमारे, विटामिन्स हैं, ऑक्सीजन है, CO2 है, ये सब पाए जाएंगे। देखो मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जो ब्लड है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक तो ब्लड प्लाज्मा है और एक ब्लड कार्प्यूस्कल्स। ब्लड प्लाज्मा जो है ये टोटल ब्लड का 55% पार्ट है, जबकि ब्लड कार्प्यूस्कल्स जो है ये टोटल ब्लड का 45% पार्ट है। अब हम स्टडी करते हैं कंप्लीटली ब्लड प्लाज्मा के बारे में। ब्लड प्लाज्मा जो है ये एक लिक्विड येलो कलर का सब्सटेंस है और इस ब्लड प्लाज्मा को अगेन 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। इसके अंदर ब्लड प्लाज्मा के अंदर 90% तो क्या पाया जा रहा है, वाटर पाया जा रहा है और 10% जो है वो सॉलिड सब्सटेंस पाया जा रहा है। ठीक है, अब इस 10% सॉलिड सब्सटेंस के रूप में भी इसके अंदर 3 सब्सटेंस पाए जा रहे हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड अदर। देखो ऑर्गेनिक के अंदर इसके अंदर पाया जाता है एल्ब्यूमिन पाया जाता है, ग्लोब्यूलिन पाया जाता है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइबिनोजन पाया जाता है। इनऑर्गेनिक के अंदर सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, क्लोरीन, कैल्शियम ये सभी पाए जाते हैं और अदर्स के अंदर इसके अंदर हार्मोन्स हो गए, विटामिन्स हो गया, ऑक्सीजन, CO2 ये सभी पाया जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया है एल्बुमिन, तो एल्बुमिन क्या वर्क करता है, एल्बुमिन नॉर्मल रूप से जो है ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रासरण दाब उत्पन्न करने का कार्य करता है। ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, इसमें एक स्पेसिफिक टाइप है बीटा ग्लोब्यूलिन। बीटा ग्लोब्यूलिन जो है वो एंटीबॉडी फॉर्मेशन का वर्क करता है, प्रतिरक्षा उत्पन्न करने का वर्क करता है। और प्रोथ्रोम्बिन और फाइबिनोजन जो है ये ब्लड को क्लॉट करने का वर्क करते हैं। जब हमारी बॉडी के अंदर कहीं भी चोट लग जाती है, ब्लड बहना स्टार्ट हो जाता है, तो उस ब्लड का जो क्लॉट बनता है, रक्त का जो थक्का बनाने का काम करता है, वो कौन करेगा, प्रोथ्रोम्बिन और फाइबिनोजन के द्वारा किया जाता है। अब देखो ये जो कंप्लीट ब्लड प्लाज्मा है, अगर इस कंप्लीट ब्लड प्लाज्मा में से फाइबिनोजन को रिमूव कर दिया जाए, फाइबिनोजन को हटा दिया जाए, तो उसको क्या बोला जाएगा, सीरम बोला जाएगा। अगर ब्लड प्लाज्मा में से फाइबिनोजन को मैं रिमूव कर दूं, फाइबिनोजन को मैं हटा दूं, तो उसको क्या बोला जाएगा, सीरम बोला जाएगा। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट था ब्लड प्लाज्मा। अब हम देखेंगे कि ब्लड प्लाज्मा जो है इसका फंक्शन क्या है आखिरकार। तो ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो एंटीबॉडीज़ पाई जाती है, जो प्रतिरक्षी पाई जाती है, वो बाहर से हमारी बॉडी के अंदर जो भी बैक्टीरिया, वायरस, फॉरेन पार्टिकल, जिन्हें नॉर्मल रूप से हम क्या बोलते हैं, एंटीजन्स बोलते हैं। तो ब्लड प्लाज्मा का वर्क क्या हुआ, ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट जो एंटीबॉडीज़ है वो बॉडी के अंदर बाहर से जो भी बैक्टीरिया, वायरस जो एंटर कर रहे हैं उनको इनएक्टिव करने का वर्क करती है। ठीक है, ये था हमारा कंप्लीट ब्लड प्लाज्मा। अब हम पढ़ेंगे ब्लड कॉर्प्यूस्कल्स के बारे में कि ये जो ब्लड कॉर्प्यूस्कल्स है, जो कि ब्लड का कितना % पार्ट है, टोटल ब्लड का 45% पार्ट है। तो ये जो ब्लड कॉर्प्यूस्कल्स है, जो टोटल ब्लड का 45% पार्ट है, ये हमारी बॉडी के अंदर क्या वर्क करती है, इसको कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, वो अभी हम यहाँ पे देखेंगे। देखो ब्लड कॉर्प्यूस्कल्स के बारे में, ब्लड कॉर्प्यूस्कल्स, कई बुक्स के अंदर आपको ब्लड कॉर्प्यूस्कल्स की जगह ब्लड सेल भी लिखा हुआ मिल जाएगा। ब्लड कॉर्प्यूस्कल्स टोटल ब्लड का कितना % पार्ट है, ब्लड कॉर्प्यूस्कल्स जो है टोटल ब्लड का 45% पार्ट है। अब देखो ये जो ब्लड कॉर्प्यूस्कल्स है ये 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है RBC, रेड ब्लड सेल या लाल रुधिर कर्णिका। सेकंड है WBC, वाइट ब्लड सेल या श्वेत रक्त कर्णिका। और थर्ड है प्लेटिलेट्स। ब्लड कॉर्प्यूस्कल्स जो है वो 3 टाइप्स की है, RBC, WBC और प्लेटिलेट्स। ठीक है, अब इन तीनों का हम डिफरेंटली स्टडी करेंगे और इनके बारे में जानेंगे। देखो फर्स्ट WBC जो है उसको अगेन 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। WBC जो है उसको अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। डिवाइड किस बेसिस पे किया जाता है, उसके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट ग्रैन्यूल्स के बेसिस पे WBC को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, ग्रैन्युलोसाइट
ग्रैन्युलोसाइट एंड ए ग्रैन्युलोसाइट, ग्रैन्युलोसाइट एंड ए ग्रैन्युलोसाइट। अब ये जो ग्रैन्युलोसाइट है उसको अगेन स्टेनिंग के बेसिस पे, अभिरंजन के बेसिस पे, स्टेनिंग के बेसिस पे 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, बेसोफिल, इओसिनोफिल एंड न्यूट्रोफिल और ए ग्रैन्युलोसाइट है उसको भी 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। फिर लिम्फोसाइट को अगेन 2 लिम्फोसाइट के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। देखो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ब्लड कॉर्प्यूस्कल्स के बारे में देख रहे हैं। ब्लड कॉर्प्यूस्कल्स जो है ये टोटल ब्लड का 45% पार्ट है। ब्लड कॉर्प्यूस्कल्स जो है 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है आरबीसी, रेड ब्लड सेल, सेकंड होती है डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल, और थर्ड होती है प्लेटिलेट्स। जो डब्ल्यूबीसी है उसको उसके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट ग्रेन्यूल्स मतलब कण, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट ग्रेन्यूल्स के बेसिस पे 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। ग्रैन्युलोसाइट मतलब जिनके साइटोप्लाज्म के अंदर छोटे छोटे क्या पाए जा रहे हैं, कण पाए जा रहे हैं, ग्रेन्यूल पाए जा रहे हैं, उसको क्या बोल दिया, ग्रैन्युलोसाइट। और जिसके अंदर नहीं पाए जा रहे उसको क्या बोल दिया, ए ग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट को स्टेनिंग के बेसिस पे, अभिरंजन के बेसिस पे 3 पार्ट्स के अंदर हम डिवाइड करते हैं, बेसोफिल, इओसिनोफिल एंड न्यूट्रोफिल। और ए ग्रैन्युलोसाइट जो है ये 2 टाइप की होती है, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। फिर लिम्फोसाइट जो है उसके मैचुरेशन के बेसिस पे अगेन उसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। अब यहाँ पे हम अलग अलग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटिलेट्स की स्टडी करेंगे। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटिलेट्स तीनों को हम अलग अलग यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे और इनका लाइफ स्पान क्या है, इनका नंबर कितना पाया जाता है, ये क्या वर्क करती है, वो सब अब हम इसमें देखेंगे। फर्स्टली हम स्टडी करते हैं आरबीसी के बारे में। फर्स्टली हम देखते हैं आरबीसी के बारे में। देखो आरबीसी जो है उसका फुल फॉर्म क्या है, रेड ब्लड सेल या लाल रुधिर कर्णिका। आरबीसी का जो अदर नेम है वो है इरिथ्रोसाइट। आरबीसी का अदर नेम क्या है, इरिथ्रोसाइट। मतलब आरबीसी को हम किस दूसरे नाम से बोल सकते हैं, इरिथ्रोसाइट के नाम से भी हम बोल सकते हैं। आरबीसी की जो खोज है वो एक साइंटिस्ट थे एंटन वॉन ल्यूवेनहोक। आरबीसी की खोज एक साइंटिस्ट थे एंटन वॉन ल्यूवेनहोक। इन साइंटिस्ट ने आरबीसी की खोज की थी। अब देखो आरबीसी का लाइफ स्पान कितना है, लाइफ स्पान का मतलब है लाइफ टाइम कितना है, ये कितने दिन तक जीवित रहेगी। तो मेनली ह्यूमन के अंदर आरबीसी का जो लाइफ स्पान है या लाइफ टाइम है वो कितना है, 120 डेज। ओनली किस में बता रही हूँ मैं, ह्यूमन के अंदर आरबीसी का जो लाइफ टाइम है वो कितना है, 120 डेज है। डिफरेंट मैमल्स के अंदर आरबीसी का लाइफ टाइम कैसा होता है, डिफरेंट होता है। अब हम देखेंगे आरबीसी की शेप कैसी होती है। तो आरबीसी की जो शेप है वो है बाइकॉनकेव, मतलब उभया अवतल। आरबीसी की शेप कैसी है, बाइकॉनकेव, मतलब उभया अवतल शेप की आरबीसी होती है। अब हम देखेंगे न्यूक्लियस के बारे में कि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, केंद्रक पाया जाता है या नहीं पाया जाता। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। तो ऑल मैमल्स की आरबीसी के अंदर, सभी मैमल्स की आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। केवल 2 एक्सेप्शन है, 2 अपवाद हैं हमारे पास में। 2 एक्सेप्शन है, कौन, कैमल एंड लांभा। कैमल एंड लांभा। देखो ऑल मैमल्स की आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ओनली 2 एक्सेप्शन है, एक कैमल है एंड एक लांभा है। इन 2 मैमल्स की आरबीसी में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। अब देखो आरबीसी के नंबर को काउंट किससे किया जाता है, आरबीसी के नंबर को काउंट किससे किया जाता है, तो आरबीसी के नंबर को हीमोसाइटोमीटर के द्वारा मापा जाता है। हीमोसाइटोमीटर के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि आरबीसी का नंबर
कितना है। देखो दो टर्म आती है, एक हीमोसाइटोमीटर और एक होती है यहाँ पे हीमोमीटर, ठीक है। तो हीमोसाइटोमीटर के द्वारा तो क्या किया जाता है, आरबीसी के नंबर को काउंट किया जा सकता है, जबकि हीमोमीटर जो है हीमोमीटर के द्वारा किसको मापते हैं हम, हीमोग्लोबिन को मापते हैं। हीमोसाइटोमीटर देखो याद करने का ट्रिक है, इसमें क्या आ रहा है, साइटो का मतलब नॉर्मली रूप से हमें क्या है, साइटो का मतलब क्या हो गया, सेल से। तो आरबीसी भी क्या है, एक सेल है। तो आरबीसी के नंबर को किससे काउंट करेंगे हम, आरबीसी के नंबर को काउंट किया जाता है हीमोसाइटोमीटर से, जबकि हीमोग्लोबिन को किससे मापा जाता है, हीमोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अब हम देखते हैं आरबीसी का नंबर कितना होता है, एडल्ट मेल के अंदर और एडल्ट फीमेल के अंदर आरबीसी का नंबर कितना होता है। तो एडल्ट मेल के अंदर तो आरबीसी का जो नंबर है वो 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमी होता है, 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमी। एडल्ट मेल के अंदर आरबीसी का नंबर कितना है, 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमी। और फीमेल के अंदर कितना होता है आरबीसी का नंबर, 45 लाख प्रति घन मिलीमी। मेल के अंदर आरबीसी का नंबर कितना है, 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमी, जबकि फीमेल के अंदर आरबीसी का नंबर कितना होता है, 45 लाख प्रति घन मिलीमी। अब देखो हम देखेंगे कि बॉडी के अंदर आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो नॉर्मली हम देखें तो बॉडी के अंदर जो है आरबीसी का जो फॉर्मेशन है, आरबीसी का जो निर्माण है वो बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा बोन मैरो के अंदर होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो के अंदर। अब बोन मैरो भी नॉर्मल रूप से 2 टाइप्स का पाया जाता है, रेड बोन मैरो एंड येलो बोन मैरो। तो जो हमारी आरबीसी है इसका निर्माण जो है रेड बोन मैरो के अंदर होता है। अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा के अंदर आरबीसी का निर्माण होता है। अब ये बोन मैरो क्या होता है, तो जो बोन्स है, बोन्स के बीच में एक स्पॉन्जी टिश्यू पाया जाता है, और ये स्पॉन्जी टिश्यू क्या करता है, ब्लड स्टेम सेल्स का फॉर्मेशन करता है। ब्लड स्टेम सेल्स के द्वारा ब्लड सेल का फॉर्मेशन किया जाता है। बोन मैरो क्या है, ह्यूमन की बोन्स के बीच में स्पॉन्जी टिश्यू पाया जाता है। ये स्पॉन्जी टिश्यू जो है ब्लड स्टेम सेल्स का फॉर्मेशन करता है, और ब्लड स्टेम सेल्स के द्वारा किसका फॉर्मेशन किया जाता है, ब्लड का फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे, ये सब चीज़ें तो हमने देख ली। अब हम देखेंगे आरबीसी जो है उसको एनर्जी कहाँ से मिलती है। देखो मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो आरबीसी है, ह्यूमन की आरबीसी है या ऑलमोस्ट सभी मैमल्स की जो आरबीसी है उसके अंदर क्या नहीं पाया जा रहा, न्यूक्लियस नहीं पाया जा रहा। और हमें पता है मेनली न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, इन्हीं के द्वारा क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। लेकिन आरबीसी के अंदर ना तो न्यूक्लियस पाया जाता है, ना ही राइबोसोम पाया जाता है, और ना ही माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो आरबीसी को एनर्जी कहाँ से मिलेगी, आरबीसी के अंदर अब हमें पता है इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जा रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जा रहा है तो आरबीसी के अंदर क्या होगा, वायवीय श्वसन तो नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही क्या होता है, क्रेब्स साइकिल चलता है, और क्रेब्स साइकिल चलेगा तभी उसको एनर्जी मिलेगी। लेकिन मैंने आप लोगों को क्या बताया कि आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, तो आरबीसी को एनर्जी कहाँ से मिलेगी, आरबीसी को एनर्जी मिलेगी एनारोबिक रेस्पिरेशन के द्वारा, अवायवीय श्वसन के द्वारा। अवायवीय श्वसन के अंदर क्या होगा, जो मेरी शुगर है, शुगर किस में चेंज होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर शुगर किस में चेंज होती है, लैक्टिक एसिड में। एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर शुगर के लैक्टिक एसिड में चेंज होने की वजह से आरबीसी जो है उस आरबीसी को क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। अब हम देखते हैं कि आरबीसी नॉर्मल रूप से फंक्शन क्या करती है। देखो मैंने आप लोगों को अभी बताया कि आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और ये हीमोग्लोबिन क्या वर्क करता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट का वर्क कर रहा है। मतलब ये क्या कर रहा है, O2 एंड जो CO2 है उसका एक्सचेंज करने का वर्क कर रहा है। हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन से बाइंड हो जाएगा और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करेगा। हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन से बाइंड होगा और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करेगा, और बॉडी के अंदर जहाँ भी इसको नीड होगी वहाँ ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा। तो आरबीसी मेनली वर्क क्या कर रही है, O2 और CO2 का ट्रांसपोर्ट करने का, O2 और CO2 का एक्सचेंज करने का वर्क कर रही है। साथ ही साथ आरबीसी क्या वर्क कर रही है,
मैंने बताया था ब्लड का पीएच कितना है 7.4, तो ये जो ब्लड का 7.4 पीएच है इसको मेंटेन रखने का वर्क भी कौन कर रही है, आरबीसी कर रही है। अब देखो अगर बॉडी के अंदर आरबीसी की क्या हो गई, कमी हो गई, बॉडी के अंदर आरबीसी की कमी हो गई, आरबीसी की डेफिशिएंसी हो गई, तो कौन सी डिजीज हो जाएगी, एनीमिया। बॉडी के अंदर आरबीसी की अगर डेफिशिएंसी हो गई या कमी हो गई तो कौन सी डिजीज हो जाएगी, एनीमिया। और अगर बॉडी के अंदर आरबीसी के नंबर नॉर्मल से ज़्यादा इंक्रीज हो गए तो कौन सी डिजीज हो जाएगी, पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया। अगर बॉडी के अंदर आरबीसी के नंबर कम हो गए, नॉर्मल जितनी आरबीसी पाई जाती है उससे नंबर कम हो गए तो कौन सी डिजीज हो जाएगी, एनीमिया। और अगर नंबर ज़्यादा हो गए तो कौन सी डिजीज हो जाएगी, पॉलीसाइथेमिया। ये हमने क्या देखा, आरबीसी के बारे में देखा। नॉर्मल रूप से आरबीसी क्या फंक्शन कर रही है, O2 और CO2 के ट्रांसपोर्टेशन का। लंग से ऑक्सीजन को कहाँ लेकर जा रही है, टिश्यूज़ के अंदर लेकर जा रही है, सेल्स तक लेकर जा रही है। और सेल्स टिश्यूज़ में जो CO2 बन रही है उसको कहाँ लेके आ रही है, लंग्स तक लेकर आ रही है। तो ये हमने क्या देखा, पूरा आरबीसी का डिस्क्रिप्शन देखा। अब हम देखेंगे WBC के बारे में। WBC जिसका फुल फॉर्म क्या है, वाइट ब्लड सेल है। WBC को क्या बोला जाता है, ल्यूकोसाइट भी बोला जाता है। WBC का अदर नेम क्या है, ल्यूकोसाइट। आरबीसी का नाम क्या बताया था मैंने, इरिथ्रोसाइट। वैसे ही WBC का अदर नेम क्या है यहाँ पे, ल्यूकोसाइट। ठीक है। अब देखो जो WBC है उसको साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट ग्रेन्यूल्स के बेसिस पे, साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स के बेसिस पे, साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स के बेसिस पे WBC जो है साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट ग्रेन्यूल्स के बेसिस पे WBC को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, ग्रेन्यूलोसाइट एंड ए ग्रेन्यूलोसाइट, ग्रेन्यूलोसाइट एंड ए ग्रेन्यूलोसाइट। अब देखो ये जो ग्रेन्यूलोसाइट है इसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसका नंबर मोर देन 1 पाया जाता है, एक से ज़्यादा इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, जबकि ए ग्रेन्यूलोसाइट के अंदर ओनली एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। अब ये जो ग्रेन्यूलोसाइट है इस ग्रेन्यूलोसाइट को स्टेनिंग के बेसिस पे, मतलब अभिरंजन के बेसिस पे 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। जो ग्रेन्यूलोसाइट है उसको स्टेनिंग के बेसिस पे 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है बेसोफिल, सेकंड है इओसिनोफिल और थर्ड है हमारे पास में न्यूट्रोफिल। ये किसके बेसिस पे हमने इनको डिवाइड किया गया है, ग्रेन्यूलोसाइट को इनके स्टेनिंग के बेसिस पे। हम इनको डिफरेंट स्टेन से स्टेनिंग करेंगे, उसके बेसिस पे इसको 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया। फर्स्ट देखो बेसोफिल, बेसोफिल नाम से पता लग रहा है, बेसो का मतलब बेसिक, क्षारीय। तो बेसोफिल को जब बेसिक डाई मिथाइल ब्लू, बेसिक डाई का नाम क्या है यहाँ पे, मिथाइल ब्लू। बेसोफिल को बेसिक डाई मिथाइल ब्लू से स्टेन करने पर ये कैसा कलर देती है, ब्लू कलर देती है। इओसिनोफिल, इओसिनोफिल को एसिडिक डाई इओसिन, एसिडिक डाई इओसिन से अगर हम स्टेन करेंगे तो ये पिंक कलर देगी। न्यूट्रोफिल देखो, न्यूट्रल मतलब उदासीन, मतलब इसको एसिड या फिर बेस, एसिडिक डाई से स्टेन करूं या बेसिक डाई से स्टेन करूं, किसी भी डाई से अगर मैं स्टेन करूंगी तो दोनों के अंदर ही ये कौन सा कलर देगी, पर्पल कलर ये देगी। देखो बेसोफिल जो है उसको मैंने बेसिक डाई, बेसिक डाई का नाम क्या है यहाँ पे, मिथाइल ब्लू, मिथाइल ब्लू बेसिक डाई से स्टेन किया तो ये कौन सा कलर दिया, इसने ब्लू कलर दिया। इओसिनोफिल जो है इसको मैं एसिडिक डाई इओसिन से अगर स्टेन करूंगी तो ये कैसा कलर देगी, पिंक कलर देगी। न्यूट्रोफिल जो है इसको नाम ही क्या है इसका, न्यूट्रोफिल, न्यूट्रल चीज, कोई भी चीज क्या है, न्यूट्रल है मतलब उदासीन है, उसके ऊपर किसी का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो न्यूट्रोफिल को चाहे मैं एसिडिक डाई से स्टेन करूं या बेसिक डाई से स्टेन करूं, ये कैसा कलर देगी, पर्पल कलर देगी। ठीक है। अब हम इन तीनों सेल्स का वर्क देखते हैं कि ये वर्क क्या करती है। तो देखो ये जो बेसोफिल है, बेसोफिल जो है स्टामिन, सीरोटोनिन इनका सीक्रेशन करती है। बेसोफिल जो है किसका सीक्रेशन करती है, स्टामिन का, सीरोटोनिन का। हमें पता है स्टामिन और सीरोटोनिन दोनों क्या करते हैं, एलर्जी उत्पन्न करने का कार्य करते हैं।
तो मतलब बेसोफिल कैसे हुई, एलर्जेटिक हुई, ये एलर्जी उत्पन्न करने का कार्य करती है। इओसिनोफिल जो है ये एंटी हिस्टामिनिक सब्सटेंस का सीक्रेशन करती है, एंटी हिस्टामिनिक सब्सटेंस का सीक्रेशन करती है। देखो हिस्टामिन तो क्या कर रहा है, एलर्जी उत्पन्न कर रहा है, और एंटी हिस्टामिन मतलब एलर्जी के अपोजिट कार्य कर रही है। तो अगर बॉडी के अंदर कोई भी पैथोजन वगैरह, कोई भी पैरासाइट वगैरह अटैक करेगा तो उसके लिए वर्क कौन करेगी, इओसिनोफिल। क्यों करेगी, क्योंकि ये क्या फंक्शन कर रही है, एंटी हिस्टामिनिक फंक्शन कर रही है। न्यूट्रोफिल जो है फेगोसाइटोसिस का वर्क करती है, फेगोसाइटोसिस। देखो फेगोसाइटोसिस क्या होता है, जब कोई सेल बाहर की ओर प्रेजेंट सॉलिड पार्टिकल्स को अपने अंदर की ओर लेकर किल कर देती है। जब कोई सेल बाहर प्रेजेंट सॉलिड पार्टिकल्स को अपने अंदर की ओर लेकर किल कर देती है तो उसे बोला जाता है फेगोसाइटोसिस। दो टर्म आती है, एक तो फेगोसाइटोसिस और एक होती है पिनेकोसाइटोसिस। तो अगर किसी सॉलिड पार्टिकल को सेल अपने अंदर की ओर लेकर किल कर रही है तब तो वो क्या हो गई, फेगोसाइटोसिस। और अगर कोई हार्मफुल लिक्विड सब्सटेंस है, उस लिक्विड सब्सटेंस को अपने अंदर की ओर लेकर इनएक्टिव कर रही है तो उसे क्या बोला जाता है, पिनेकोसाइटोसिस। देखो ग्रैन्युलोसाइट को स्टेनिंग के बेसिस पे मैंने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया, बेसोफिल, इओसिनोफिल एंड न्यूट्रोफिल। बेसोफिल जो है इसको मैं बेसिक डाई मिथाइल ब्लू से स्टेन करती हूँ, तो ये कैसा कलर देती है, ब्लू कलर देती है। और जो बेसोफिल है वो हिस्टामिन और सीरोटोनिन का सीक्रेशन करता है। हिस्टामिन और सीरोटोनिन क्या करता है, दोनों ही एलर्जी उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। इओसिनोफिल जो है इसको मैं एसिडिक डाई इओसिन से स्टेन करती हूँ, तो इओसिन से स्टेन करने पे ये कैसा कलर देता है, पिंक कलर देता है। और ये क्या करता है, एंटी हिस्टामिनिक सब्सटेंस का सीक्रेशन करता है, मतलब एनर्जी के अपोजिट ये वर्क कर रहा है। न्यूट्रोफिल, इसको अगर मैं एसिड या बेसिक किसी भी डाई से स्टेन करूंगी तो ये कैसा कलर देगा, पर्पल कलर देगा। और ये क्या वर्क करता है, फेगोसाइटोसिस का वर्क करता है, मतलब किसी भी सॉलिड हार्मफुल पार्टिकल को अपने अंदर की ओर लेकर किल करने का कार्य करता है। तो ये क्या था हमारे पास में, ग्रैन्युलोसाइट, ठीक है। और देखो ग्रैन्युलोसाइट का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है येलो बोन मैरो में। ग्रैन्युलोसाइट का फॉर्मेशन कहाँ होता है, येलो बोन मैरो में। जबकि ए ग्रैन्युलोसाइट जो है, ए ग्रैन्युलोसाइट का फॉर्मेशन होता है लिम्फ ग्लैंड में। ए ग्रैन्युलोसाइट जो है, ए ग्रैन्युलोसाइट का फॉर्मेशन होता है लिम्फ ग्लैंड में। अब देखो ए ग्रैन्युलोसाइट को भी 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। ए ग्रैन्युलोसाइट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। जो मोनोसाइट है वो तो क्या वर्क करेगी, फेगोसाइटोसिस का भी मैंने आप लोगों को बताया। फेगोसाइटोसिस क्या है, किसी भी सॉलिड पार्टिकल को अपने अंदर की ओर लेकर क्या करना, किल करना, फेगोसाइटोसिस है। तो मोनोसाइट तो क्या वर्क करेगी, फेगोसाइटोसिस का। जो लिम्फोसाइट है वो कितने टाइप्स की होती है, लिम्फोसाइट्स को उसके मैच्योरेशन के बेसिस पे, उसके परिपक्वन के बेसिस पे 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट को उसके मैच्योरेशन के बेसिस पे 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। इनके जो नाम दिए गए हैं वो उनके मैच्योरेशन के बेसिस पे ही दिए गए हैं। बी लिम्फोसाइट जो है उसका मैच्योरेशन होता है बोन मैरो में। बी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है, इसीलिए उसका क्या नाम दे दिया गया, बी लिम्फोसाइट। जबकि जो टी लिम्फोसाइट है उसका मैच्योरेशन कहाँ होता है, थाइमस ग्लैंड के अंदर होता है। कहाँ होता है, थाइमस ग्लैंड में। तो इसकी वजह से इसका नाम क्या दे दिया गया, टी लिम्फोसाइट दे दिया गया। अब देखो इनका वर्क देखेंगे। जो टी लिम्फोसाइट है वो क्या करता है, बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करता है। टी लिम्फोसाइट क्या करता है, बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करता है। जबकि बी लिम्फोसाइट क्या करता है, एंटीबॉडी फॉर्मेशन करता है। एंटीबॉडी फॉर्मेशन कौन करता है, बी लिम्फोसाइट करता है। देखो मैंने लिम्फोसाइट के मैच्योरेशन के बेसिस पे इसके आपको 2 टाइप्स बताए, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है, इसीलिए इसको क्या बोल दिया, बी लिम्फोसाइट। जबकि टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन कहाँ पे होता है, थाइमस ग्लैंड में होता है, इसीलिए इसको क्या बोल दिया गया, टी लिम्फोसाइट। अब देखो इनका फंक्शन हम देखते हैं। तो टी लिम्फोसाइट तो सिंपली क्या करती है, बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करती है। जबकि बी लिम्फोसाइट क्या करती है,
एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि नॉर्मल रूप से हम देखते हैं ब्लड कैंसर का जो पेशेंट है, ब्लड कैंसर के पेशेंट में क्या होता है, नॉर्मल रूप से एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। हमें पता है अगर एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन नहीं होगा तो बहुत सारी डिजीज क्या करेगी, बॉडी के ऊपर अटैक कर देगी, बॉडी उन डिजीज से लड़ नहीं पाएगी। ठीक है, तो नॉर्मल रूप से अगर हम देखें तो हम क्या देखें कि ब्लड कैंसर के पेशेंट में किसकी कमी हो गई, बी लिम्फोसाइट की कमी हो गई, जिससे एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। नहीं, बी जो ब्लड कैंसर का पेशेंट है उसमें बी लिम्फोसाइट की कमी ना होकर के किसकी कमी होती है, टी लिम्फोसाइट की कमी होती है। क्योंकि अगर टी लिम्फोसाइट की डेफिशिएंसी हो जाएगी, टी लिम्फोसाइट की कमी हो जाएगी, तो वो टी लिम्फोसाइट क्या नहीं करेगा, बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट नहीं करेगा। और अगर बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट नहीं करेगा तो बी लिम्फोसाइट क्या नहीं करेगी, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं करेगी। एंटीबॉडी नहीं बन रही, प्रतिरक्षा नहीं बन रही, तो बॉडी क्या करेगी, डिजीज से नहीं लड़ पाएगी। तो ब्लड कैंसर के पेशेंट के अंदर नॉर्मल रूप से किसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, टी लिम्फोसाइट की। ठीक है, अब हम देखते हैं जो हमारी WBC है, इस WBC का लाइफ स्पान, लाइफ टाइम कितना होता है। तो WBC का जो लाइफ टाइम है वो होता है 4 से 5 डेज। WBC का लाइफ टाइम कितना होता है, 4 से 5 डेज। WBC जो है उसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। WBC के अंदर हीमोग्लोबिन क्या होता है, एब्सेंट होता है, इसीलिए WBC कैसी होती है, कलरलेस होती है। WBC कैसी होती है, कलरलेस होती है। ठीक है, WBC के अगर हम नंबर देखें तो WBC के जो नंबर हैं वो 6000 से 10,000 प्रति घन मिलीमीटर पाए जाते हैं। WBC के जो नंबर हैं वो 6000 से 10,000 प्रति घन मिलीमीटर पाए जाते हैं। WBC के अंदर न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है। WBC के अंदर न्यूक्लियस क्या होता है, प्रेजेंट। अब WBC का फॉर्मेशन देखें तो WBC का फॉर्मेशन बोन मैरो और लिम्फ ग्लैंड दोनों के अंदर होता है। जो ग्रेन्युलोसाइट है, WBC का पार्ट है ग्रेन्युलोसाइट, उसका फॉर्मेशन तो कहाँ होता है, येलो बोन मैरो के अंदर। और जो ए ग्रेन्युलोसाइट है उसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, लिम्फ ग्लैंड के अंदर। और WBC वर्क क्या करती है, तो मेनली रूप से WBC जो है क्या वर्क कर रही है, एक तो फेगोसाइटोसिस का वर्क करती है और दूसरा क्या करती है, इम्यून रेस्पॉन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है, मतलब ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का भी वर्क करती है WBC। ठीक है, अगर किसी पर्सन की बॉडी के अंदर WBC की कमी हो गई, अगर बॉडी के अंदर WBC की कमी हो गई तो कौन सी डिजीज होगी, अगर बॉडी के अंदर WBC की कमी हो जाती है तो उस डिजीज को बोला जाता है ल्यूकोपीनिया। अगर WBC की कमी हो गई तो उस डिजीज को क्या बोला जाता है, ल्यूकोपीनिया। और अगर WBC के नंबर नॉर्मल से ज़्यादा हो गए तो उसको क्या बोला जाता है, ल्यूकोसाइटोसिस। अगर बॉडी के अंदर WBC की कमी हो गई तो उसको तो क्या बोला जाता है, ल्यूकोपीनिया। और अगर WBC के नंबर नॉर्मल से ज़्यादा हो गए तो उसको बोला जाता है ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइटोसिस। देखो WBC जो है ये आकार के अंदर सबसे बड़ी ब्लड सेल है। WBC आकार में, सिर्फ आकार में बता रही हूँ मैं, नंबर में नहीं बता रही, साइज के अंदर WBC जो है सबसे लार्जेस्ट ब्लड सेल है। WBC क्या है, साइज में सबसे लार्जेस्ट ब्लड सेल है। क्यों है, क्योंकि WBC के अंदर क्या पाया जा रहा है, न्यूक्लियस पाया जा रहा है, जबकि RBC और प्लेटिलेट्स दोनों में क्या नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। RBC और प्लेटिलेट्स दोनों में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ओनली WBC में न्यूक्लियस पाया जाता है। तो WBC जो है साइज में सबसे लार्जेस्ट सेल है। अगर हम नंबर के अंदर RBC रेशो WBC देखें, RBC और WBC का रेशो देखें तो 600:1 होता है। RBC और WBC का रेशो देखें तो कितना आएगा, 600:1। ये था हमारे पास में WBC के बारे में। हमने RBC के बारे में स्टडी कर ली, WBC के बारे में स्टडी कर ली। अब हम यहाँ पे स्टडी करेंगे प्लेटिलेट्स के बारे में। प्लेटिलेट्स के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। प्लेटिलेट्स इसको क्या बोला जाता है, थ्रोम्बोसाइट भी बोला जाता है। हमने RBC देख ली, WBC देख ली, अब हम देखेंगे यहाँ पे प्लेटिलेट्स के बारे में। प्लेटिलेट्स को क्या बोला जाता है, थ्रोम्बोसाइट।
नॉर्मल रूप से फर्स्टली हम देखेंगे कि जो प्लेटिलेट्स है उसका लाइफ स्पान कितना है, लाइफ टाइम कितना है। तो उसका लाइफ टाइम जो है 5 से 7 डेज। प्लेटिलेट्स का लाइफ टाइम कितना है, 5 से 7 डेज है। ठीक है, प्लेटिलेट्स के अंदर भी न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है। प्लेटिलेट्स इर्रेगुलर शेप की होती है। अब देखो प्लेटिलेट्स का जो फॉर्मेशन है, प्लेटिलेट्स का जो फॉर्मेशन है वो बोन मैरो, नॉर्मल रूप से बोला जाता है बोन मैरो में होता है प्लेटिलेट्स का फॉर्मेशन भी, लेकिन प्लेटिलेट्स का जो फॉर्मेशन है ये बोन मैरो की मायोसाइट सेल्स के, बोन मैरो की मायोसाइट सेल्स के टूट फूट होने से किसका फॉर्मेशन होता है, प्लेटिलेट्स का फॉर्मेशन होता है। एक हेल्दी पर्सन के अंदर प्लेटिलेट्स के जो नंबर है 3 से 4.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर पाए जाते हैं। 3 से 4.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर जो है प्लेटिलेट्स के नंबर पाए जाते हैं। अब देखो प्लेटिलेट्स वर्क क्या करती है। प्लेटिलेट्स नॉर्मल रूप से जो है ब्लड की क्लॉटिंग का वर्क करती है। रक्त का थक्का जमाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, प्लेटिलेट्स के द्वारा किया जाता है। अगर बॉडी के अंदर प्लेटिलेट्स की कमी हो गई तो कौन सी डिजीज हो सकती है, कॉमन रूप से हमें पता है एक तो प्लेटिलेट्स की कमी से कौन सी डिजीज हो जाती है, डेंगू हो जाता है। दूसरा अगर हम देखें तो प्लेटिलेट्स की कमी से प्लेटोसाइटोसिस, प्लेटोसाइटोपीनिया भी हो जाती है। देखो जो प्लेटिलेट्स है, प्लेटिलेट्स का लाइफ स्पान कितना होता है, लाइफ टाइम 5 से 7 डेज होता है। न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, इर्रेगुलर शेप की होती है। इसका फॉर्मेशन जो है बोन मैरो की मायोसाइट सेल्स के टूट फूट होने से इसका फॉर्मेशन होता है। प्लेटिलेट्स का जो मेन वर्क है वो क्या है, रक्त का थक्का जमाने का प्लेटिलेट्स कार्य करती है। 5 से 7 डेज के बाद प्लेटिलेट्स का जो डिग्रेडेशन हुआ वो कहाँ होता है, लीवर या स्प्लीन के अंदर होता है। 5 से 7 डेज के बाद प्लेटिलेट्स का जो डिग्रेडेशन है वो लीवर या फिर स्प्लीन के अंदर होता है। तो ये नॉर्मल रूप से हमने प्लेटिलेट्स के बारे में देखा। देखो प्लेटिलेट्स का डिग्रेडेशन तो कहाँ होता है, लीवर और स्प्लीन के अंदर, और आरबीसी का जो डिग्रेडेशन होता है वो कहाँ होता है, स्प्लीन के अंदर होता है। इसीलिए स्प्लीन को क्या बोला जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान भी किसको बोला जाता है, स्प्लीन को। यहाँ पे हमने आरबीसी के बारे में देखा, डब्ल्यूबीसी के बारे में देखा, प्लेटिलेट्स के बारे में देखा। हमने कंप्लीट ब्लड के बारे में देख लिया। अब हम कॉमन रूप से देखेंगे कि ब्लड के फंक्शन क्या है, कि ब्लड हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या फंक्शन करता है। तो फर्स्ट फंक्शन तो क्या हो गया बॉडी का, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 एंड CO2, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 एंड CO2। ब्लड क्या करता है, लंग से ऑक्सीजन को टिश्यू सेल्स जहाँ भी नीड होती है वहाँ पे लेके जाता है, और CO2 को अगेन लंग्स के अंदर लेकर आता है। सेकेंड वर्क क्या हो गया, फूड ट्रांसपोर्ट का। ब्लड क्या करता है, फूड को भी ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करता है। ब्लड क्या करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है। ब्लड के अंदर भी इम्यूनिटी प्रोवाइड कौन करवाता है, WBC। ब्लड के अंदर भी इम्यूनिटी प्रोवाइड कौन करवाएगा, WBC। और ब्लड क्या करता है, अगर बॉडी के अंदर वाउंड हो गया तो उस वाउंड के हीलिंग का वर्क कौन करेगा, प्लेटिलेट्स के द्वारा किया जाता है। ब्लड को क्लॉट किया जाता है तो ब्लड क्या करता है, वाउंड हीलिंग का वर्क भी करता है। ब्लड जो है pH मेंटेनेंस का वर्क करता है। ब्लड क्या करता है, टेम्परेचर बैलेंस करता है। बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको भी क्या करता है, बैलेंस करता है। वाटर बैलेंस का वर्क भी किसके द्वारा किया जाता है, ब्लड के द्वारा किया जाता है। इस टाइप से ब्लड जो है डिफरेंट फंक्शंस करता है। O2 CO2 का ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी के अंदर, विटामिन ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करता है, pH मेंटेन करता है, टेम्परेचर मेंटेन करता है, वाटर मेंटेन करता है। इस प्रकार दोस्तों आज हमने कंप्लीट ब्लड के बारे में स्टडी की।